बाजारों में सुस्त कारोबार, बाजार को है आज आने वाले अहम जॉब डेटा का इंतजार। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी लगभग 1/4% नीचे। करीब 3% की गिरावट के बाद समला कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $45 के पार, सोना 2 महीने के निचले स्तर पर, डॉलर में सुधार। रिलायंस जियो की एंट्री के बाद टेलीकॉम पर ब्रोकरेज का नजरिया बटा। सीएलएसए ने आइडिया और भारती का लक्ष्य घटाया, यूबीएस ने कहा गिरावट पर निवेश का मौका। बैंकों की एसेट क्वालिटी सुधारने के लिए रिजर्व बैंक ने जारी किए नए नियम। नए बैंक दूसरे बैंक, एनबीएफसीज या वित्तीय संस्थानों को बेच सकेंगे डूबा कर्ज। अगस्त में टाटा मोटर्स की बिक्री में रिकॉर्ड 6% का इजाफा। मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा और रेनो की बिक्री में भी अच्छी बढ़त। टू व्हीलर्स की भी रिकॉर्ड बिक्री। चीनी कारोबारियों के बाद अब चीनी मिल मालिकों पर भी सरकार ने लगाई स्टॉक लिमिट। त्योहारी सीजन में दाम काबू में रखने के लिए उठाए कदम। और 30 सितंबर तक काले धन का खुलासा नहीं करने वाले बुरे फंसेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी। आज रात देखिए 9 बजे प्रधानमंत्री का हिंदी में इंटरव्यू, सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश। अमेरिका में अहम जॉब डेटा का इंतजार, एफआईएस की धीमी पड़ती खरीदारी, कमोडिटीज की कमजोरी और तमाम टेलीकॉम सेक्टर्स की गिरावट। लंबे वीकेंड के पहले क्या भारतीय बाजार कुछ दबाव में दिखेंगे या फिर कमजोरी में है खरीदारी का मौका? कैसे करें ट्रेड आप, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और योजित बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि यूएस में किस तरह का कारोबार हुआ। निचले स्तरों से एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। डाउ में देखिए करीब 100 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से देखी गई। इवन आप देखिए यूरोप के मार्केट्स भी थोड़े मिक्स्ड ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। आज एशियाई बाजार अगर आप देखें तो कोई खास बड़ी गिरावट का दिन है नहीं, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए दिक्कत की बात है, सोमवार को गणेश चतुर्थी है और भारतीय बाजार 5 सितंबर को है बंद। तो लंबे वीकेंड से पहले और जॉब डेटा का आंकड़ा क्योंकि आज देर शाम आएगा, बताइए कॉशियस ही रहना चाहिए या फिर चिंता की बात नहीं है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, खरीदारी करेंगे? थोड़ा सावधान रहने में कोई हर्ज नहीं है हेमंत। और खासतौर से वैसे तो हर शुक्रवार जॉब डेटा आते हैं, लेकिन इस बार के इसलिए भी अहमियत रखते हैं कि 20 सितंबर की पॉलिसी काफी कुछ इस डेटा पर डिपेंड करेगी। तो उस लिहाज से बाजार रिएक्शन देंगे और आपको फिर 2 दिनों का रिएक्शन हैंडल करना है। एक तो शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में, मतलब आज रात को क्या होता है, दूसरा सोमवार को क्या होता है। आपके लिए लंबा वीकेंड है तो थोड़ा सा सावधान रहने में हर्ज नहीं। हाँ, एक अच्छी बात ये दिख रही है कि निचले स्तरों से एशियाई बाजार रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। हांगकांग 0.5% ऊपर हो गया, तो बहुत ज्यादा पैनिक वाली बात तो नहीं है। तो ऐसे में 2-3 चीजें हैं आज के लिए बड़ी अहमियत वाली। पहले तो एक 750 नीचे 8750 और ऊपर 8825, 2 दिनों की ये ट्रेडिंग रेंज है। तो इस रेंज के बाहर निकलने पर 50 पॉइंट के मूव के लिए बाजार को ट्रेड करें कि 8750 टूटा तो 8700 तक आ सकता है। कल का हमारा इंट्राडे का स्टॉप लॉस 8750 का था, वो टूटा नहीं, 8825 के पार निकले तो 50 पॉइंट की तेजी और ऊपर बन भी सकती है। तो 75 पॉइंट की इस रेंज में एक तरह से आप कह सकते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन है आज के लिए। दूसरा बड़ा अहम संकेत ये कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, कल की कमजोरी से अभी उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक 8700 के नीचे फिर से बाजार बंद नहीं होता तब तक बहुत ज्यादा कमजोरी होगी नहीं। तो दूसरा संकेत वो है। तीसरा संकेत ये लंबा वीकेंड है, एफआईएस के डेटा थोड़े धीमे पड़ते हुए दिख रहे हैं, कमोडिटीज थोड़ी सी कमजोर हुई, टेलीकॉम शेयर दबाव में है। ऐसे में थोड़ा सा सावधान रहने में लंबे वीकेंड के पहले कोई हर्ज नहीं है। तो थोड़ा ऊपरी स्तर पर दबाव रह सकता है, पोजीशन हल्की करें तो कोई खास गलत नहीं होगा। 2 तरीके हैं ट्रेड करने के। अगर एकदम शांत शुरुआत हो तो एक निफ्टी में बेचने का कॉल दिया जा सकता है 8825 के स्टॉप लॉस के साथ। 8750 और 8702 लक्ष्य हैं। पहले कमजोरी हो जाए, नीचे बाजार आ जाए तो 8700 के जितना नजदीक खरीदेंगे सेफ रहेंगे। 25 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, स्ट्रिक्ट होगा वो स्टॉप लॉस, और 50 से 75 पॉइंट ऊपर के टारगेट के लिए। एक्चुअली बैंक निफ्टी में उतनी कमजोरी दिख नहीं रही है। निफ्टी में थोड़े से संकेत भले ही आए हों, और कल भी हम ये बात कर रहे थे कि मिड कैप शेयरों ने पहले से कमजोरी के संकेत दे दिए, तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बैंक निफ्टी जब तक 19,600 19,900 की रेंज में, तब तक यहां भी कमोवेश कह सकते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन है। तो या तो 19,600 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए
या 19,900 के स्टॉप लॉस से बेच दीजिए और टारगेट लगभग 19,900 20,000 के ऊपर की तरफ। 20,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि वहां पर हाईएस्ट ऑफर इंटरेस्ट भी है कॉल्स में, तो 20,000 पर जाकर अटकेगा ये बैंक निफ्टी में साफ दिख रहा है और नीचे 19,600 19,500 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो कुल मिलाकर वेट एंड वॉच वाला मामला ज्यादा नजर आ रहा है। सेक्टर्स के लिहाज से पॉजिटिव जो है फार्मा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां थोड़ी सी पॉजिटिव रह सकती है और नेगेटिव साइड पर मेटल्स, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, शुगर, ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर दबाव दिख सकता है। बिल्कुल, चीनी में स्टॉक लिमिट जिस तरह से सरकार ने लगाई है उसका खामियाजा इस सेक्टर को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अनिल, आप देखिए बैंक निफ्टी जो आप कह रहे हैं वो काफी मजबूत है और ये बुल्स का कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट कर रहा है। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर कल भी इसने छुए, बस 8800 के ऊपर समाप्ति नहीं हो रही है 2 दिन से, ये एक दिक्कत की बात है। चलिए, जॉब डेटा के आने के बाद ये भी होता हुआ नजर आए तो फिर क्या कहने हैं। लेकिन वागले साहब, गुड मॉर्निंग। हमने देखा है बाजार ने रिस्पेक्ट किया है उन ट्रेडर्स को जिन्होंने डिप्स में खरीदारी करी है, जो रैलीज को चेज कर रहे हैं वो पैसा नहीं बना पा रहे। ये बताइए आज का दिन कैसा हो सकता है? आपको लगता है गिरावट हो तो खरीदारी करने का ही मौका है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गिरावट हो तो खरीदारी करने का मौका है। मैंने इनफैक्ट कल दोपहर में भी बाय करने की सलाह दी थी, लेकिन आपको शायद वो बड़ी मूव आज के दिन में ना मिले। आपको मेरे टारगेट्स चेंज नहीं हुए हैं, 8910 में मेंटेन करता हूं। 8760 का सितंबर फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस है। तो मुझे लगता है आज के दिन की बात करो तो 30-40 पॉइंट के सीमित दायरे में मूव आएगी, उससे बड़ी मुझे मूव लगती नहीं और ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मूव होंगे। ओके, तो ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिलेंगे। कौन से वो शेयर हैं जहां पर आपको आज ट्रेड करना चाहिए, बताएंगे हम। गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो कैसे भारतीय बाजारों को अप्रोच करें। लेकिन पहले एफआईआई का आंकड़ा, घबराने की बात तो इसलिए मुझे नहीं लगती एफआईआई के बिकवाली के आंकड़े को देखकर, क्योंकि कल तो मुझे लगता है भारतीय और आइडिया में ही जो बिकवाली हुई होगी उसी की वजह से ये एफआईआई का डेटा नेगेटिव हुआ होगा। नहीं, हाँ, ज्यादा तो बिल्कुल बिकवाली वहीं पर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी के संकेत जरूर है। और सावधानी के संकेत इस लिहाज से हेमंत की 300 करोड़ की बिकवाली बड़ी नहीं है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स भी सामने 400 करोड़ के बेचे हैं। तो कुल मिलाकर कैश स्टॉक्स में एफआईज की तरफ से 700 करोड़ की बिकवाली हुई है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में जो एफआईज 2 दिनों से दमदार खरीदारी कर रहे थे, पिछले 2 दिनों में 5,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने खरीदे, कल भी खरीदे 364 करोड़ के, लेकिन थोड़ा सा हाथ खींचा है। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं आपके थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर दबाव रह सकता है। बिकवाली रुकना, अच्छा, एक दिन के आंकड़े से ये मत मतलब निकाल लीजिए कि एफआईज ने खरीदना बंद कर दिया, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा, क्योंकि अगर ये लंबा वीकेंड नहीं होता तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह देता कि ठीक है, कोई बात नहीं, एफआईज भी ग्लोबल मार्केट्स को देखकर वापस खरीदारी कर लेंगे, या फिर जॉब डेटा उतने अहम नहीं है कि मूड बिगाड़ दे, अब यू टर्न ले ले बाजार। लेकिन चूंकि लंबा वीकेंड भी है, डेटा थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, तो अगर आज बाजारों को कमजोर होना है, करेक्शन होना है, तो उसके पीछे मुझे नहीं लगता कि लंबा वीकेंड या यूएस के डेटा उतनी अहमियत रखेंगे जितने ये एफआईज के डेटा। तो अगर हमारा मूड तो वो डिसाइड करते हैं, अगर हमें ये डेटा अच्छे दिखते हैं तो हम खरीदारी करते हैं। तो थोड़ा डेटा में थोड़ी सी रुकावट के संकेत दिख रहे हैं और आपके पास दूसरे नेगेटिव फैक्टर हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा हल्का रहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, असली एक्शन आपको एफआईज के डेटा के लिहाज से, अगर आपको मूड बदलना है कि एफआईज ने खरीदारी बंद कर दी या बेचना शुरू कर दिया, तो अगले हफ्ते के डेटा देखिए, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आज के लिए इन डेटा के दम पर थोड़ा ऊपर के स्तर पर सावधान रहे तो बेहतर है। चलिए, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की बात अब अनिल कह रहे हैं। लेकिन संदीप, ये बताइए, एक तेजी का कॉल, एक मंदी का कॉल, क्योंकि कुछ लोग आज वो मंदी वाले सौदे भी ढूंढ रहे हैं, तो दोनों ही कॉल्स बताइए, टॉप ट्रेड्स क्या होंगे? हेमंत, ये ऐसा मार्केट है जहां पर हम दोनों तरफ खेल सकते हैं, लेकिन निफ्टी का व्यू वैसे बदला नहीं है। ओवरनाइट इतने ब्रेकआउट 3 दिन 4 दिन पहले जो हमने ब्रेकआउट देखा, उसके बाद ऐसे ओवरनाइट व्यू चेंज नहीं हो सकता है। बिल्कुल। मैं पीसी ज्वेलर्स के साथ जाना चाहूंगा बाय में। आई थिंक ये कल सबसे मॉर्निंग में अनिल जी ने पूछा था और तभी मेरे इसमें चार्ट्स में क्लैरिटी नहीं थी। लास्ट 1 आवर में जो बाइंग आई है उसमें मुझे ब्रेकआउट के संकेत मिले हैं, तो मैं 453 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 483। सेल करने में हमारा कल एसटीबीटी था अशोक लेलैंड, जिसमें मुझे वीकनेस दिखाई दे रहा था कल, आज भी दिखाई दे रहा है, जो मैं 86 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 79। ओके, तो आपने तैयारी कर ली है सोना वोना खरीदने की? 2 महीने के निचले स्तर पर आ गया है सोना वैसे, और फेस्टिवल सीजन सामने आ रहा है। चलिए, शायद ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी, लोग यहाँ पर इसलिए कल खरीदारी कर रहे होंगे। कल ये पूरा सेक्टर वैसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, कैश मार्केट के स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। अशोक लेलैंड के नंबर तो देखिए
बहुत कमजोर आए और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था। कल 4% गिरा था बिक्री के, कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री के खराब आंकड़ों के चलते, और आज भी देखिए शायद ये दबाव में रह सकता है। तो ये दो टॉप ट्रेड्स। गौरांग शायद हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं। ओके, चलिए एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? डेटा में कोई खास बदलाव नहीं है हेमंत। मतलब कोई ऐसा कहें कि डेटा के बेसिस पर तेजी या मंदी कर लेनी चाहिए, तो उस लिहाज से फिर क्या माने कि वही जो ट्रेंड है, कि ट्रेंड तो तेजी का है, और उस लिहाज से जब तक 8,700 के नीचे बाजार बंद नहीं होता तब तक वायदा कारोबार के डेटा में बदलाव नहीं होगा। तो 8,700 उसके नीचे 8,600 पर तो इतनी जबरदस्त पोजीशन बनी हुई है कि अगर यूएस के डेटा बहुत खराब भी आ जाए और जिससे अगर हमको मंगलवार सुबह ये लगे कि अभी यूएस में ब्याज दरें बढ़ने वाली है, तब भी मुझे नहीं लगता कि 8,600 बाजार तोड़ेगा। तो इतने मजबूत डेटा तो हैं अभी, और उस लिहाज से अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और आज के लिए आप व्यू लेकर चल रहे हैं तो फिर 8,700 के नीचे की क्लोजिंग पर नजर रखें। अगर वो क्लोजिंग होती दिखे तो ही आपको बाजार में बेचकर सब निकल जाना चाहिए, अदरवाइज घबराने की जरूरत नहीं। पहली बात, बैंक निफ्टी में कल फिर से 80,000 शेयर जुड़े हैं, यानी कि 3-4 दिनों में लगभग 8,80,000 शेयरों का इजाफा बैंक निफ्टी में हो चुका है। तो तेजी की पोजीशन अब भी बैंक निफ्टी में बन रही है। वहां कल भी फ्लैट क्लोजिंग होती दिखी, इनफैक्ट 1 पॉइंट ऊपर ही बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तो वहां से संकेत अभी भी ठीक है। तो आज मैं बैंक निफ्टी को लेकर बहुत साफ नहीं राय बना पा रहा हूं। ओके, इसलिए मुझे लग रहा है कि मेक और ब्रेक वाला मामला बैंक निफ्टी से आ सकता है। बैंक निफ्टी में कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि कुछ प्राइवेट बैंक्स जहां टेलीकॉम सेक्टर में एक्सपोजर है वो खराब हो जाए। अगर बैंक निफ्टी खराब होने लगे तो फिर निफ्टी के लिए 8,750 तोड़कर 8,700 पर है भी बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के लिए गलती की गुंजाइश जो है, दिक्कत एक ही है कि कल हमने 19,928 का हाई बनाया है, अब 20,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो उसको पार करना कभी इतना आसान नहीं होता। तो बैंक निफ्टी अपने अहम रेजिस्टेंस के पास पहले पहुंच रहा है निफ्टी के मुकाबले में। तो कल 19,900 का टारगेट उसने हासिल कर लिया था। तो मैं ये कहूंगा कि आज के डायरेक्शन के लिए निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी पर ज्यादा नजर रखें। बैंक निफ्टी पर कमजोरी के संकेत निफ्टी से ज्यादा है। फर्ज करें कि निफ्टी 1/4% गिरा है और बैंक निफ्टी आपको 1/3 या ½ % गिरता हुआ दिखे, तो फिर आप समझ लीजिए कि बाजार के लिए रुकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, गिरावट ज्यादा बढ़ सकती है। तो वो एक डायरेक्शन वाला होगा। अदरवाइज वायदा कारोबार के आंकड़े बराबर हैं, कोई खास दिक्कत नहीं। पुट कॉल रेशियो 1.11 पर है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, अभी कोई खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ। चलिए, गौरांग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग, ये बताइए आपका आज का टॉपिक क्या है? कौन सा स्टॉक है जो आप खरीदना चाहेंगे ऐसे बाजार में? शुक्रिया हेमंत और सुप्रभात। पहले तो आपको 3 क्षेत्रों से 3 विभिन्न दिग्गज शेयर निवेश के रूप में हमने ढूंढ निकाले, और ये अगर आप देखने जाए तो कल के बाजार में भी थोड़ी बहुत मजबूती को लेकर के चल रहे थे। ऑटो, फार्मा और बैंक, ये 3 अलग अलग क्षेत्र है, और यहाँ पर टाटा मोटर्स, लुपिन और आईसीआईसी बैंक, ये तीनों में आप चाहो तो छोटी, मध्यम या लंबी अवधि जो भी नजरिया आपको लेके चलना है, और हम तो कवायद करेंगे कि अगर आप मध्यम या लंबी अवधि का नजरिया लेकर के चले तो मुनाफा अच्छा खासा मिल सकता है। और ये तीनों में ही नीचे की तरफ की जो गिरावट की संभावना है वो बहुत ही कम है और सीमित है, और ऊपर के दायरे में शायद आपको आईसीआईसी बैंक 285-300 तक जाता दिखाई दे, लुपिन 1600-1650 तक जाता दिखाई दे, और उसी तरीके से टाटा मोटर्स जो कि नतीजों के बाद बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है, वो शायद आपको 580-600 की तरफ भी जाता दिखाई दे। ओके, तो ये 3 स्टॉक हैं, तीनों ही दिग्गज निफ्टी के अपने अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां। यहां पर करें आप खरीदारी। ये राह है गौरांग की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए निफ्टी पर 5 एक्सपर्ट्स की रणनीति, और साथ ही बताएंगे वो दमदार 5 शेयर जहां पर आज खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। बने रहिए हमारे साथ। एक ऐतिहासिक जनादेश जिससे बीजेपी सत्ता में आई। लहर चली उस नेता की जिसने देश को समझा और नई पीढ़ी को प्रेरित किया, जिसके दम पर बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीती। ऐसी जीत जो किसी पार्टी ने 30 साल में पहली बार हासिल की। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शख्स का पहला व्यापक इंटरव्यू, पीएम मोदी इंटरव्यू, नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव, आज रात 9 बजे। तो
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज टॉप 5 एक्सपर्ट्स हमारे क्या राय दे रहे हैं, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। नीरव वकारिया की राय देखिए तेजी की तरफ ही है। 8825 का टारगेट, 8730 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो पहले एक्सपर्ट की राय खरीदारी की और दूसरे एक्सपर्ट की राय भी खरीदारी की। सिमी भौमिक कह रही है 8735 के स्टॉप लॉस से खरीदिए निफ्टी को 8840 और 8850 के लक्ष्य सिमी की तरफ से। चलिए, तो सिमी तो बुलिश है ही। मानस जायसवाल भी देखिए उनके साथ बुलिश हैं। मानस जायसवाल.com के कह रहे हैं कि तेजी करिए। 8900 का टारगेट, 8700 का स्टॉप लॉस। तो बड़ा स्टॉप लॉस दे रहे हैं और बड़ा टारगेट भी। AK प्रभाकर IDBI कैपिटल से बुलिश 8730 स्टॉप लॉस, 8870 के लक्ष्य। मैं सोच रहा था तो कोई बिकवाली का कैंडिडेट नहीं आया। देखिए निशान जैन ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के कह रहे हैं कि बेचकर चलिए 8710 का एक टारगेट दे रहे हैं, 8780 का स्टॉप लॉस भी। तो 5 एक्सपर्ट्स में से आप देखिए 4 हैं बुलिश, 1 बेरिश। ओके, और स्टॉप लॉस बड़ा इंटरेस्टिंग है निशान का। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर, मतलब ऊपर नहीं खुलना चाहिए बाजार। चलिए, तो सपोर्ट कहां है पहली बात तो ये बता दूं आपको निफ्टी पर 8700 8730 की रेंज में अहम सपोर्ट है। मंदी करने वाले एक्सपर्ट की भी राय उसके नीचे की नहीं है, तो 8700 को बेहद अहम सपोर्ट मानकर चल सकते हैं आप। ये है पहली बात। ऊपर कितना जाएंगे? 8825 8875, ये 50 पॉइंट की रेंज है ऊपर की तरफ की हमारे 5 एक्सपर्ट्स के मुताबिक। तो इन पर रखिए नजर। ये है आपके लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। चलिए, लेकिन नजर और कहां होनी चाहिए आपकी? जी हां, हम आपको हर रोज बताते हैं टॉप 5 स्टॉक्स जहां पर एक्शन होगा आज खबरों के दम पर। चलिए जानते हैं आज 5 का पंच। चीनी के दाम नहीं बढ़ने देने को लेकर सरकार ने कमर कस रखी है। पहले तो आपको पता है कि चीनी के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी लगाई थी, वायदा पर भी रोक लगाने की सिफारिश की थी। आज सरकार का जो फैसला आया वो चीनी मिल मालिकों के लिए नेगेटिव है। क्या है फैसला? स्टॉक लिमिट लगा दिए ताकि अब जो फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, त्योहार आएंगे तो दाम न बढ़े। कैसे? सितंबर के अंत तक मैक्सिमम 37% स्टॉक रख पाएंगे चीनी मिल मालिक और अक्टूबर के अंत तक 24% से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब साफ है कि अगर आप स्टॉक नहीं करेंगे माल बेचना पड़ेगा और उसके चलते चीनी के दाम घटेंगे या कम से कम बढ़ेंगे तो नहीं। ये तो चीनी शुगर शेयरों के लिए एक नेगेटिव खबर। लेकिन देखिए फेस्टिव सीजन की अनिल बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा तो फेस्टिव सीजन से शुरू होने से पहले ऑटो कंपनियों को होता हुआ दिख रहा है। और हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स फिगर्स देखिए अगस्त महीने के जबरदस्त आए हैं, बल्कि 2016 में इस साल अब तक कोई एक महीने में इतनी अच्छी बिक्री किसी ऑटो कंपनी ने, टू व्हीलर कंपनी ने नहीं करी है। यहाँ 6.16 लाख यूनिट इन्होंने बेची हैं, तो इसको फायदा होगा। आज के दिन 28% क्योंकि बिक्री बढ़ी है। टीवीएस मोटर देखिए 20% ज्यादा गाड़ियां इन्होंने बेची हैं और टाटा मोटर्स ने भी गाड़ियां बेची हैं। हालांकि टाटा मोटर्स को JLR के नंबर्स पर हम ज्यादा रिएक्शन देते हुए देखते हैं, लेकिन आज ये इस नंबर पर भी, घरेलू डोमेस्टिक नंबर पर भी रिएक्शन देगा। PVR, इस स्टॉक पर रखिए नजर। चीन की मल्टीप्लेक्स कंपनी, बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनी है वहां की, वांडा ग्रुप, ये PVR को खरीद सकता है। हेमंत, अगर PVR बिक जाए तो ये PVR के लिए अच्छी बात ही होगी, क्योंकि रिलायंस जियो लॉन्च होने के बाद जिस तरह से HD मूवीज आप आसानी से देख पाएंगे रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म पर, तो ये तमाम मल्टीप्लेक्स और इन शेयरों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो अगर इस दाम में, इस वैल्यूएशन पर PVR बिकता तो बहुत बढ़िया बात है। PVR जिस हिसाब से चल रहा था अनिल, और नीरज हमें बता भी रहे थे जो मेरे साथ स्टॉक 2020 खेलते हैं कि ये कंपनी बिकने वाली है, तो ये एक और CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है जिस पर मोहर लगती हुई दिख रही है। ये आज शेयर अनिल फिर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, ये बात तो तय है। चलिए, लेकिन कोल इंडिया, इस पर आप नजर रखिए। जनरली हम देखते हैं मानसून का जो समय होता है उसमें उत्पादन घट जाता है और ऐसा होता हुआ नजर आया भी है। जहां उत्पादन भी घटा है, ऑफ टेक भी घटा है, तो यहां पर नजर रखिएगा। आज थोड़ी सी कमजोरी देखने को जरूर मिल सकती है। CESC, संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी, और यहां पर राजस्थान के कोटा में इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार शुरू कर दिया है। 2 कंपनियां बनाई हैं इन्होंने, सब्सिडी कंपनियां राजस्थान में, एक तो भरतपुर में और दूसरा कोटा में, और इसके जरिए वो बिजली वितरण का कारोबार करेगी। तो CESC के लिए कारोबार के लिहाज से एक ये पुश है। स्टॉक पर नजर रखिएगा। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। कल एक सेक्टर जिसने सबसे बड़ी मार झेली, जी हां, वो है टेलीकॉम सेक्टर। क्यों? क्योंकि रिलायंस जियो ने लॉन्च किया
अपना इंटरनेट सेवा, अपनी मोबाइल सेवा। और आप देखिए आज ब्रोकरेज हाउसेज क्या कह रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं नियति के पास। नियति, ये बताइए कि रिलायंस जियो के डर से कौन कौन से ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिन्होंने आइडिया और भारती को डाउनग्रेड किया है? लगभग 4-5 डाउनग्रेड्स आए हैं और इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगी कंसेंसस डाउनग्रेड है आइडिया और भारती के टारगेट प्राइस और ईपीएस अनुमान को लेकर के। सभी ने अपने जो टारगेट प्राइस है और ईपीएस अनुमान है वो ट्रिम किए हैं, क्योंकि रिलायंस जियो के इतने तगड़े ऑफर देखने के बाद सबको लगता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स पे हिट जरूर आएगा। गोल्डमैन सैक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज पे काफी ज्यादा बुलिश है। उनका मानना है कि जो अर्निंग्स और कैश ऑन रिटर्न आएगा कैपिटल इन्वेस्टेड पर, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ नजर आएगा FY18 से, इसलिए निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 13% के अपसाइड पोटेंशियल के लिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए। 1163 का इनका लक्ष्य है। 75 मिलियन सब्सक्राइबर का जो एबिटा ब्रेक इवन होगा वो FY20 से होता हुआ नजर आएगा, ऐसा मानना है गोल्डमैन सैक्स का। मगर ये कह रहे हैं कि भारती एयरटेल अभी भी वेल पोजिशन्ड है, डिफेंड कर सकता है अपने जियो की जो कॉम्पिटिशन है उसको। उसका स्टॉक रिएक्शन थोड़ा सा ओवरडन है, लेकिन अभी भी अपने एबिटा के जो अनुमान है वो कट कर रहे हैं। 2 से 10% का इन्होंने एक बड़ा कट दिया है एबिटा के अनुमान में। इनका टारगेट प्राइस 421 का था, जिसे अभी ये घटा के 382 का कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी 23% अपसाइड पोटेंशियल का ही दे रहा है लक्ष्य। आइडिया के लिए भी इन्होंने अपने टारगेट प्राइस घटाए हैं। इनफैक्ट ये मान रहे हैं कि 45% रियलाइजेशन डिक्लाइन हो सकता है इनकम्बेंट्स प्लेयर के लिए, भारतीय एयरटेल जैसे के लिए अगले 2 साल के लिए। मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट है रिलायंस इंडस्ट्री पर, टारगेट प्राइस इनका 1280 का है। सबसे बेहतरीन लक्ष्य अब तक आया है इन रिपोर्ट्स के बाद। 24% का अपसाइड पोटेंशियल ये रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं और ये 2 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर सकता है FY18 तक जियो, ऐसा मानना है मॉर्गन स्टैनले का। और रेवेन्यू किक इन करेगा जनवरी 2017 से, तो आपको निवेश करके चलना चाहिए। बेहद फायदेमंद होगा रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। 1280 का इनका लक्ष्य है। सिटी अभी भी कह रहा है कि भारती अभी भी बेस्ट इनको लग रहा है, लेकिन अपने टारगेट प्राइस इन्होंने भी घटाए हैं। 91 का इनका लक्ष्य था, अब इसे घटा करके 70 का कर दिया है। 17% का बड़ा डाउनग्रेड दिया है सिटी ने आज भारती एयरटेल पे। और वहीं आइडिया, जिसपे सारे के सारे ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हिट आइडिया पे ही आएगा, इनको वो जो लक्ष्य था वो 70 का आइडिया का था और भारती का इन्होंने 415 से घटा के 360 का कर दिया है, जो भी 16% का डाउनसाइड दे रहा है। ये एक बड़ी रिपोर्ट है जो कि बड़े बड़े डाउनग्रेड्स दे रही है आइडिया और भारती पे। CLSA भी बिकवाली की ही सलाह दे रहा है आइडिया पे, और टारगेट प्राइस इन्होंने 94 से घटा करके 79 का कर दिया है इनफैक्ट। और भारती का भी इन्होंने टारगेट प्राइस घटाया है, 440 का था, अब इसे घटा करके 398 का कर रहे हैं। और FY18 और 17 दोनों की ही एबिटा के अनुमान इन्होंने 3 से 5% भारती के लिए घटाए हैं और EPS अनुमान इन्होंने 9 से 16% घटाए हैं। ओके, तो ये तमाम रिपोर्ट्स टेलीकॉम सेक्टर पर, स्टॉक्स पर क्या कल की गिरावट के बाद आज और गिरावट गहराएगी, क्या ट्रेड होगा आपका, और अगर निवेश आपने किया हुआ है इन शेयरों में तो क्या करें, इस पर हमारे एक्सपर्ट से करेंगे बातचीत संदीप वाघले और गौरांग शाह इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। तो ब्रेक से पहले हमने आपको सुना है बड़े ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं। और अनिल, आप देखिए कोई एक भी ऐसा ब्रोकरेज हाउस नहीं दिख रहा जो भारती के लिए लक्ष्य बढ़ा रहा हो। UBS सबसे ज्यादा बुलिश है स्ट्रीट पर, वो भी देखिए कह रहा है पुराने टारगेट्स मेंटेन्ड है, आइडिया पर 165 के, और पुराने भाव भी आ जाए तो ठीक। जी हाँ, बाकी सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेस टारगेट्स घटा रहे हैं। आइडिया पर 70 रुपए तक के टारगेट्स देखे जा रहे हैं सिटी की तरफ से, और CLSA कह रहा है 360 तक गिर सकता है। 415 से उन्होंने भी बड़ा डाउनग्रेड किया है। मतलब कोई ऐसा क्या रीजन है कि अब आपको टेलीकॉम शेयर खरीदना चाहिए? मुझे तो नहीं दिखता फंडामेंटली। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज जो लोग कह सकते हैं कि इस भाव में बुरा नहीं है, लेकिन भाव में बुरा नहीं होने से आप क्यों खरीदेंगे? आपके पास इस मार्केट में इतने 50 मौके हैं अच्छे स्टॉक्स में, जहां आपको ग्रोथ दिख रही है, जहां पर आपको चैलेंज नहीं है, जहां आपके बैलेंस शीट बिगड़ने का खतरा नहीं है, रेवेन्यू विजिबिलिटी ज्यादा बेहतर है। तो मेरी राय तो ये होगी
कि भले ही ठीक है यहाँ से स्टॉक बढ़ जाए 10-20%, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 20% बढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन ये सेक्टर अब ऐसा हो गया है जहां से निकलकर कुछ नया सोचना चाहिए कि कहां पैसा लगाएं। अभी तो ऑप्शन आने वाले हैं अक्टूबर में, आप देखिएगा तब क्या दिक्कत अच्छा, बढ़ती आज है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स पर बात करनी चाहिए। चलिए तो एक काम करते हैं, एक बार भारतीय आइडिया पर सर का कॉल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कौन से सेक्टर्स को फायदा दरअसल होने वाला है रिलायंस जियो के लॉन्च से। तो सर सबसे पहले आप दोनों चार्ट देखकर बताइए, भारतीय आइडिया अगर आज भी कोई कल कहीं छुट्टी पे गया था, ट्रेडर नहीं देख पाया और मन लग रहा है कि यार शॉर्ट करना चाहिए कोई स्टॉक, मौका है या मौका निकल गया? हेमंत, ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड हो चुका है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको लेना चाहिए, बिल्कुल। और कई ज्यादा लोअर लेवल्स हमको दोनों में देखने को मिलेंगे, और कई हफ्तों से इनफैक्ट आइडिया तो मतलब हमारा बाय भी था तो वो ट्रेडिंग ही बाय था। डेली वीकली मंथली सारे पैटर्न स्पॉइल हो चुके हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। एवरी लिटिल बिट ऑफ अ बाउंस बैक अगर मिलता है हमको निकलना चाहिए। यहाँ से कम 15 से 20% के लोअर लेवल्स हमको दोनों में देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक स्टॉक है मतलब, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जो कमजोर शेयरों की बात करें, एबीनोवो बेचना चाहिए या नहीं, 400 बताइए, क्योंकि 25% स्टेक आइडिया की एबीनोवो के पास है। कल एबीनोवो मेरे ख्याल से फ्लैट बंद हुआ है, हाँ, %.5 नीचे, जबकि बाजार के हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब लोगों को अंदाजा ही नहीं आया, पहले इनको तो शॉर्ट कर ले, भारतीय आइडिया को। होल्डिंग कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी भी गिरेगी जब नीचे जो अंडरलाइन वैल्यू जब घट जाएगी, तो होल्डिंग कंपनी तो गिरनी चाहिए। तो अब एबीनोवो को शॉर्ट करना चाहिए? अनिल जी, चार्ट में ऐसा कोई वीकनेस नहीं है कि जो शॉर्ट करना चाहिए। प्रॉफिट बुक कर ले वो बात अलग है, शॉर्ट करने में और प्रॉफिट बुक करने में या डिलीवरी बेचने में फर्क होता है। तो उस हिसाब से मुझे इतनी वीकनेस एबीनोवो में, शॉर्ट अगर एबीनोवो में करना है तो 1200 के नीचे ही करना चाहिए। करंटली 1368 है ऑन द अपसाइड। के नीचे 1200 के नीचे 1200? सर 170 रुपए निकलेगा तब तक तो जान निकल जाएगी लोगों नहीं, तो ये मतलब ये वीकली पैटर्न के हिसाब से वीकनेस आएगा, तब तक वो रेंज में मुझे नहीं लगता ये 1220 का लेवल तोड़ेगा। ऊपर में 1450 का रेंज है। ये तो बात हुई, चलिए इन स्टॉक्स की जहां पर कमजोरी की बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बात ये नहीं कर रहा कि किसको फायदा होगा। इतनी बेहतर इंटरनेट सेवाएं मिलने वाली हैं, इतना अच्छा डेटा और सस्ता डेटा मिलने वाला है, तो कंटेंट प्रोवाइडर्स को फायदा होने वाला है साफ तौर पर। हाँ, उनको होगा, ई कॉमर्स वाली कंपनियों को फायदा होगा। कल आप देखिए इन्फीबीम आखिरी घंटे में कैसे भागा। हालांकि कल सुबह सुबह हमने 8:30 बजे आपको बताया भी कि KR चौकसी सिक्योरिटीज इन्फीबीम पर बुलिश है और उन्होंने रिपोर्ट दी। इन्फीबीम काफी तेजी से भागा। इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनियां, ये कारोबार, एजुकेशन वाली कंपनियां, जी हाँ, अब ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा आसान होगी। देखिए, इंटरनेट की स्पीड बढ़ने से काफी कुछ काम आपके जो है ना, अभी जो फिजिकल होते हैं वो इंटरनेट पे शिफ्ट होते हुए देखिए। बिल्कुल, इवन ब्रोकिंग कंपनियां, आप देखिए टीयर 2 शहरों में लोग जो इंटरनेट पर मोबाइल पर ट्रेड करना चाहते हैं वो अब और बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकेंगे। और एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं वो तो फायदा होगा। एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाली है वैसे ये। और एक और छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिनकी देश भर में छोटी छोटी जगह ब्रांचेस हैं, अभी आज हम मुंबई दिल्ली में इंटरनेट की स्पीड को लेकर काफी रोते रहते हैं। जी हाँ, तो छोटी जगहों पे तो भूल ही जाइए, जब आप ट्रैवल करते हैं तो क्या स्पीड मिलती है। तो अगर छोटी जगह पर अच्छी स्पीड मिलेगी तो बैंकिंग बढ़ेगी, ब्रोकरेजेस बढ़ेंगे, इनके कारोबार। तो एक्चुअली जो लगता है वो क्या करना चाहिए, आप टेलीकॉम बेच दीजिए। आइडिया, भारतीय टाइप के शेयरों में अब रहने का कोई मतलब नहीं। बढ़ जाए वो भूल जाइए कि हमें इन शेयरों को नहीं खरीदना। उनके बजाय उसकी भरपाई कहां हो सकती है, कौन से शेयर ये बेहतर दे सकते हैं, उन पर नजर रखेंगे। कोई ब्रोकरेज, कोई एजुकेशन, कोई ई कॉमर्स कंपनियां। ई कॉमर्स में लिस्टेड इन्फीबीम के अलावा लॉजिस्टिक्स कंपनियों को भी साफ तौर मतलब सेकंड तरीके से फायदा हो सकता है, इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करेंगे सामान तो फिर लॉजिस्टिक्स कंपनी एक और अच्छी खबर आज की, 50% से ज्यादा राज्यों की जो जरूरत होती है जीएसटी बिल को पास करवाने के, वो हो चुकी है। 15 विधानसभा पास कर चुकी है। और राष्ट्रपति भी फॉर्मेलिटी वाला मामला है। बिल्कुल करेंगे। ओडिशा 16वां राज्य था जिसने पास कर दिया। 16 चाहिए थे, 16 हो गए पूरे। तो चलिए, तो लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए भी माहौल बन रहा है। तो देखिए, काम की बातें काफी सारी हो रही हैं इस समय। हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि उनको इन पैक्स में कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं, राकेश बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय, गुड मॉर्निंग राकेश। सबसे पहले निफ्टी पर कॉल लेता हूं आपसे। थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली है, ये बताइए डिप्स में खरीदारी करेंगे ना?
गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हेमंत जी, डेफिनेटली डिप्स पे खरीदारी करके चलना चाहिए। निफ्टी ने एक बहुत बड़ा बेस, नीचे में आप देखें तो 8650 से लेकर 8700 बड़े चार्ट पर एक बड़ा बेस है। और टेक्निकली अगर आप देखें तो निफ्टी में एज ऑफ नाउ 8950 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें तो जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, मारुति, आईटीसी, इन सब के अंदर मेरे को नहीं लगता है कि गिरावट देखने को मिलेगी। सब एक ऊपर की तरफ ब्लास्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट है, बाइंग करके ही चलना चाहिए मार्केट के अंदर। ओके, खरीदारी करें निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी पर फिर क्या व्यू है? बैंक निफ्टी 20,000 के पार जाता हुआ दिख रहा है या वहां पर रुकेगा? नहीं अनिल जी, बैंक निफ्टी मुझे लगता है 20,500 तक की रैली दिखा सकता है। 20,000 का आंकड़ा तोड़ने का पोटेंशियल रखता है। और आप देखें तो जो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने तो एक अच्छी रैली दिखाई है। अब बैंकिंग के जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसे एक्सिस बैंक, जिन्होंने अभी उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करा, जो नए हाइस पे नहीं आए, मुझे लगता है इस सीरीज में 40 रुपए का अप मूव एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अनिल जी, टेक्निकली अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक, स्पेशली कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, इनके टेक्निकल पैटर्न इतने स्ट्रांग हैं कि इनमें भी मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी 20,500 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। देखना यह है कि निफ्टी पहले 8950 के आंकड़े को तोड़ता है कि बैंक निफ्टी पहले 20,500 के आंकड़े को तोड़ता है। एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी 20,500 के आंकड़े को पहले तोड़ेगा एज कंपेयर टू निफ्टी। चलिए, तो ये राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन हम बात कर रहे हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फायदा होता हुआ दिखेगा। साफ तौर पर जियो के लॉन्च के बाद कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कंटेंट प्रोवाइडर्स को होगा फायदा, ई लर्निंग बढ़ेगी, एजुकेशन स्पेस पर रखिए फिर नजर। लेकिन एजुकेशन स्पेस में आप देखिए काफी सारी कंपनियां हैं, एडुकॉम, पेवरॉन, जो थोड़ी कमजोर क्वालिटी की कंपनियां हैं, लेकिन एपटेक जैसी कंपनियां हैं। इवन आप देखिए एनआईआईटी लिमिटेड, ये भी एजुकेशन स्पेस की कंपनी है। आपको इन सारे चार्ट्स को देखकर कौन सा एक चार्ट सबसे मजबूत लगता है जहां आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए? हेमंत, पैटर्न के हिसाब से तो मैं एपटेक के साथ अभी भी जाऊंगा। हालांकि ये स्टॉक काफी ऊपर चल चुका है, थोड़ा सा मतलब 110, 100 ये लेवल है लेने का। अभी शायद ये 124 कुछ है, बट लेकिन 150, 160 तक का मेरा अगले कुछ हफ्तों का व्यू है। तो उस हिसाब से तो हल्की सी करेक्शन आती है एक 7-8% की, तो ये स्टॉक लेना चाहिए। ओके, इस स्टॉक में आप करें खरीदारी एपटेक में, इनमें एजुकेशन स्टॉक्स में सबसे बेहतर। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ने वाले हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग से जुड़ेंगे हमारे साथ मयूरेश जोशी, और साथ ही सेंट्रल ब्रोकिंग के हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष चतुर्मुतावी, जो देंगे आपको वायदा कारोबार की रणनीति। इनसे करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। एक ऐतिहासिक जनादेश जिससे बीजेपी सत्ता में आई। लहर चली उस नेता की जिसने देश को समझा और नई पीढ़ी को प्रेरित किया, जिसके दम पर बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीती। ऐसी जीत जो किसी पार्टी ने 30 साल में पहली बार हासिल की। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शख्स का पहला व्यापक इंटरव्यू, पीएम मोदी इंटरव्यू, नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव, आज रात 9 बजे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले साहब तो जुड़े हुए थे ही, राकेश बंसल जी भी, और अब जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्मुता और मयूरेश जोशी भी। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। पहले तो आशीष जी, आपके साथ शुरुआत की जाए। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी खरीदने का वक्त है या बेचने का? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, जब तक के ट्रेंड में कोई रिवर्सल नहीं आता तो डेफिनेटली खरीदने का ही समय है। और जैसे कि हमने पहले भी 85-50 के आसपास भी हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे थे कि जब तक 8500 नहीं ब्रेक होगा, ये एक बाजार जो है वो तेजी के मोड में बना रहेगा। और अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा डिप डेफिनेटली पॉसिबल है एक स्ट्रांग अपमूव के बाद, और शायद निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर हमें 8740, 8730 के लेवल्स देखने को मिले। बट उन लेवल्स के आसपास मुझे लगता है बाजार में एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि थोड़ा डिप्स के अंदर में बाय कीजिए, 8700 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में मैं समझता हूं 9000, 9100 तक के लेवल आने वाले दिनों में बाजार के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रैटेजी बाजार के अंदर में मेंटेन करनी। 9000, 9100 इसी महीने
बिल्कुल पॉसिबल है अनिल जी, क्योंकि जिस तरह का डेटा हमने देखा है इंडेक्स का फ्यूचर्स में, जिस तरह की लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की बन रही है, कॉल ऑप्शंस में जिस तरह से उन्होंने पोजीशन बनाई, तो एक बार बाजार जैसे ही 8850 के लेवल्स को क्रॉस करेगा कि स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग उस सिचुएशन में हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, देश को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, जो 9100 इसी महीने से बढ़िया क्या तो बस 19 पॉइंट तो हम लोग सब मिलकर 9119 करा के नया हाई तो हम बनवा देंगे, आप 9100 तक ले जाइए। चलिए, अच्छी बुलिश राय है। बिल्कुल बेहतरीन राय। और सुबह सुबह शुक्रवार के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन, एक बुलिश व्यू सुनना था बाजार को, मिला है। महेश ये बताइए आप, बाजार जो है वो हर बार डर जाता है, खास तौर पर एफओएमसी की कोई बैठक हो, जैक्सन होल में अगर जेनेट येलन बयान भी दे रही हो ना, तो सब लोग सोचते हैं पता नहीं क्या बोल दें, ब्याज दरें कहीं सितंबर में ना बढ़ जाएं। सितंबर में बढ़ने के चांसेस आपके हिसाब से कितने हैं, और क्या लगता है दिसंबर में बढ़ेंगी, सितंबर में नहीं? आपका व्यू बताइए सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हेमंत जी। आई थिंक जैसे हमने मिनट्स पढ़े हैं और जैसे आई थिंक एक व्यू बन रहा है, मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज प्रोबेबल कि दिसंबर में शायद एक फेड हाइक हो, और अगर सितंबर में आता भी है तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक नीजक रिएक्शन शायद मार्केट दें। पर इंडियन मार्केट्स इतने स्ट्रांग फुटिंग पे है इन टर्म्स ऑफ बीइंग रिजिलिएंट इमर्जिंग पैक में, और दूसरी बात आई थिंक इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी एज वेल, आई थिंक लिक्विडिटी फ्लोज अभी भी स्ट्रांग है ग्लोबल मार्केट्स में टुवर्ड्स द इमर्जिंग पैक। तो मेरे ख्याल से अगर आता भी है और एक नीजक रिएक्शन आता भी है, दैट डिप विल बी क्विकली बॉट इन टू, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स साइडलाइंस पे खड़े हैं वेटिंग फॉर करेक्शंस। सो आई थिंक आई एम मेंटेनिंग अ पॉजिटिव व्यू ऑन टू द मार्केट्स। मेरे हिसाब से आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखनी चाहिए, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द इंडियन मार्केट्स। चलो, बहुत ही बढ़िया बात है, मजबूती की उम्मीद, तेजी की राय, ये है हमारे एक्सपर्ट की। चलिए, कुछ बेहतरीन पिक्स मैं लूं उससे पहले एक स्टॉक एजिस लॉजिस्टिक्स, ये स्टॉक राकेश ने चुना है अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक के तौर पर। और इंटरेस्टिंग बात क्या देख रहा हूं मैं, कल यहां पर एक बड़ा सौदा होता दिखा है, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनके पीएमएस ने 40 लाख शेयर खरीदे 130 रुपए में। तो एक तो ये खबर है, और दूसरा राकेश बंसल की टॉप ट्रेडिंग पिक के तौर पर आज। राकेश बताइए क्या टारगेट्स हैं आपके? अनिल जी, चार्ट देखें तो एकदम अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक चल रहा है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रांग है, और मोमेंटम जो लगता है मुझे आज या कल में, मुझे लगता है 150 के लेवल्स क्लियरली मुमकिन लगते हैं। नीचे 132 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अगर कोई डिलीवरी में बाय करके होल्ड करना चाहे तो ये स्टॉक 150 के बियॉन्ड भी जाने का, काफी ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। री रेटिंग कैंडिडेट लगता है टेक्निकली। और हेमंत सुबह से आपको कह रहे थे कि देखिए लॉजिस्टिक शेयरों पर रखिए नजर, ये सब कुछ जो टेलीकॉम में घमासान मची है कल रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद, ई कॉमर्स कंपनियों को और उसके बाद लॉजिस्टिक कंपनियों को फायदा होता हुआ दिखेगा। और कल ही मोतीलाल ओसवाल पीएमएस ने एंट्री की इस शेयर में, 40 लाख शेयर खरीदे 103 में। ये अलग बात है कि कल के खराब बाजार में भी स्टॉक 6% ऊपर जाकर बंद हुआ है, लेकिन तेजी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है, ऐसा मानते हैं राकेश। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे बाकी तमाम एक्सपर्ट्स की भी बेहतरीन पिक्स हैं हमारे पास। अच्छा, दोनों ही तरफ है, तेजी और मंदी की भी। बताएंगे कौन से शेयर कैसे ट्रेड करें आप इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप वागले जी, आशीष चतुर्मोता जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और मयूरेश जोशी, राकेश बंसल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब राय पीवीआर पर, ये वो ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 6 महीने में निवेशकों को खूब पैसा कमा कर दिया, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं 70% के जोरदार रिटर्न इस स्टॉक ने कमा कर दिए हैं। और अब आप यहां पर देखिए, खबरें आ रही हैं कि ये कंपनी बिक सकती है। बिजली फैमिली जो है वो 25.5% के आसपास की हिस्सेदारी रखती है पीवीआर में, और एक चाइनीज कंपनी को ये बेच सकती है, इस तरह की खबर पहले भी आ रही थी। वांडा इंटरेस्टेड भी है, बातचीत इनकी चल भी रही थी। अब देखना होगा किस भाव पर होती है ये डील। लेकिन चार्ट्स पर एक बार पूछते हैं कि पीवीआर और रैली दिखा सकता है और कहां तक जा सकता है। वागले साहब, आप काफी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं इस स्टॉक को इसी शो में, ये बताइए कितना और बढ़ सकता है? हेमंत, मुझे याद है हमने बात की थी तभी 980 कुछ था। आई थिंक जब सुल्तान रिलीज हुई थी तब की बात होगी, उसके आसपास, और वहां से 1200 तक भागा है, और अभी भी मुझे कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। ऑन द डाउन साइड 1100 का स्ट्रांग सपोर्ट है, ऑन द अप साइड मुझे लगता है 1300-1320 के लेवल्स आ सकते हैं कुछ हफ्तों में। 1300-1320 के लेवल्स आ सकते हैं पीवीआर। ये इंटरेस्टिंग है। मयूरेश से राय ली जाए। मयूरेश, ये बताइए कि ये स्टॉक्स जो पीवीआर, आइनॉक्स, ये तमाम जो मल्टीप्लेक्स वाले शेयर है, क्या राय रखते हैं आप इन पे? क्या निवेश का मौका है, या फिर जिस तरह से
अब रिलायंस जियो की एंट्री हो रही है और आप आसानी से डेटा वाला जो स्पीड मिलेगी आपको इंटरनेट पर, डेटा काफी सस्ते मिलेंगे, तो लोग क्या शिफ्ट होंगे, क्या थिएटर में जाना कम करेंगे, पिक्चर बाद में यहाँ पर देखना ज्यादा पसंद करेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? मॉर्निंग अनिल जी, आई थिंक एक तो है कि आई थिंक जो एग्जीबिशन स्पेस है आई थिंक वो प्योरली कंसोलिडेट हो रही है, जैसे डीटी सिनेमास के एक्विजिशन के बाद और जैसी इनकी इच्छा है ऑफ एडिंग 60 to 120 ऑड स्क्रीन्स और नेक्स्ट 2 to 3 years अलॉन्ग विद आइनॉक्स. आई थिंक आइनॉक्स इज ऑल्सो प्लानिंग अ सिमिलर केपेक्स. मुझे लगता है आई थिंक कंसोलिडेशन काफी साफ है ये इंडस्ट्री में. दूसरी बात आई थिंक ये देखनी चाहिए कि ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस आई थिंक अगर F&B और मूवी टिकट्स की हम बात करें तो मूवी टिकट्स आर प्रॉब्ली शोइंग अ इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड F&B एज वेल. तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कंबाइंड आरपूज होते हैं वहां पे आई थिंक एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने मिल रहा है. तीसरी बात इनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंटेंट कॉस्ट और कंटेंट पाइपलाइन. आई थिंक कंटेंट पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है काफी प्लेयर्स के लिए विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ, और जैसे लॉन्चेस आने की हम उम्मीद कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू रिलीजेस, आई थिंक दैट गिव्स क्वाइट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लीवे. चौथा आई थिंक जो एक कोर फैक्टर होता है प्रॉब्ली वैल्यूएशंस. आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच लग रहे हैं क्योंकि द काइंड ऑफ राइज दैट वी प्रॉब्ली सीन इन अ स्टॉक लाइक PVR शायद जस्टिफाई ना कर पाए एटलीस्ट करंट ईयर वैल्यूएशन. लेकिन आगे जाते वक्त एज GST गेट्स पास्ड और जैसे सबसमेशन होते हैं टैक्सेस के, EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन बहुत क्लियरली दिख रही है फॉर एग्जीबिशन स्टॉक्स इंक्लूडिंग PVR. तो मुझे लगता है EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन वंस GST इज लॉन्च्ड कैन बी क्वाइट सब्सटेंशियल, जो रिटर्न रेशियोज काफी हद तक इंप्रूव करेंगे और कैश फ्लोज ऑल्सो विल इंप्रूव बिकॉज जो केपेक्स होगा आई थिंक और इंटरनल अक्रूवल से होगा. इसलिए आई थिंक करंट लेवल्स पे आई थिंक वैल्यूएशंस हालांकि एक्सपेंसिव लग रहे हैं. इन्वेस्टर्स होल्डिंग ऑन टू द स्टॉक एट लोअर लेवल शुड कंटिन्यू होल्डिंग ऑन टू. चलिए होल्ड करें अगर आपके पास शेयर है तो, लेकिन लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा, बताएंगे आपको प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत, स्टॉक 2020 का अपडेट, साथ ही बाजार की ओपनिंग के बाद ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके, लेकिन सबसे बढ़कर होगा आज फिर से आपके लिए बम्पर मुनाफे वाला शेयर, जैकपॉट शेयर. इस छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा.